नमस्कार सभी को, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्रिया वह विकारी शब्द या शब्द समूह है जिसके माध्यम से हमें किसी कार्य के होने, करने या उस कार्य की अवस्था का बोध होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता हंस रही है, मोहन बाजार जा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं जिनसे कार्य के होने का या उनकी स्थिति का या कार्य की गति का हमें बोध होता है। फिर है धातु। धातु क्या है? धातु मूल जो क्रिया का मूल स्वरूप है उसे धातु कहते हैं। सामान्य रूप में जब हम इसे प्रयुक्त करते हैं, हम इसे वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो हमें इसके साथ में ना प्रत्यय जोड़ना होता है या ता प्रत्यय जोड़ना होता है, तब वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, ना प्रत्यय जोड़ा पढ़ना, लिख, लिख से ना प्रत्यय जोड़ा हमने तो लिखना, जा से जाना, खा से खाना, हंस से हंसना। इस प्रकार धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्रिया के भेदों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसमें 4 प्रकार से किया जाता है। एक तो कर्म के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर, काल के आधार पर, और चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये है क्रियाओं के भेद के आधार, अर्थ के आधार पर। पहला लेंगे, कर्म के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। कैसे पता करेंगे? जब हम कोई वाक्य बोलेंगे तो उसमें क्रिया है कि नहीं है पता करने के लिए हम क्या और किसको प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक हम शब्द लगाएंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा जोर जोर से रोता है, रोहन बिस्तर पर सो रहा है। अब यहाँ पर अगर इन वाक्यों में हम क्या और किसको शब्द अगर लगा पाए, इनसे प्रश्न बना पाए, तो वो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा वो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, अब हम क्या लगा के इसका प्रश्न नहीं बना सकते। अगर हम पक्षी भी कहेंगे तो कौन आकाश में उड़ता है, कहाँ उड़ता है, ये प्रश्न बनेंगे, लेकिन क्या और किसको वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता था, बीच में कर्म नहीं आता था, लेकिन यहाँ कर्म पे प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वही ट्रिक यूज करोगे क्या और किसको लगा के। तो जैसे सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद हैं, यहाँ देखो। एक कर्मक क्रिया है जिसमें एक ही कर्म होता है, द्विकर्मक होता है जिसमें 2 कर्म होते हैं। रमेश आम खाता है। अब आप आराम से इसमें एक प्रश्न सूचक शब्द लगा सकते हो क्या और किसको में से। तो यहाँ आप पूछोगे रमेश क्या खाता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? रमेश आम खाता है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। अब यहाँ छात्र और भूगोल दोनों ही कर्म है, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अध्यापक ने किसको क्या पढ़ाया। इन दोनों में से अगर एक होता अध्यापक ने भूगोल पढ़ाया या अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो भी वाक्य बन जाता। अगर 2 क्रियाएं हैं तो इसे हम द्विकर्मक कहेंगे और प्रश्न बना के देख लेंगे कि सकर्मक है या अकर्मक है। प्रश्न लग रहा है, बन रहा है प्रश्न और उसका उत्तर भी मिल रहा है, तो वो सकर्मक क्रियाएं हैं, अन्यथा सारी क्रियाएं अकर्मक होगी। आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं। सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है किसी व्यक्ति का या कर्ता का किसी अन्य से कार्य करवाना। क्रिया कर्ता के द्वारा नहीं होके कर्ता किसी और से वो कार्य करवा रहा है, तो वो हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़ने का काम छात्र कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक उनसे पढ़वा रहा है।
तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पाठ पढ़ने की प्रेरणा शिक्षक दे रहा है छात्रों को, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है दो क्रियाएं, जब दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है। जैसे वह खाना खा चुका है, खा और चुका, एक तो खाना खाने की क्रिया एक चुका है, तो यहाँ दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में जुड़ी और एक पूर्ण क्रिया बनी, खा चुका है। अगला है अतिथियों ने भोजन कर लिया है, तो करना, भोजन करना या भोजन कर लिया, तो ये दो क्रियाएं आपस में जुड़ी और एक पूर्ण क्रिया बन गई। अगला तीसरा इसका भेद है पूर्वकालिक क्रिया। अब इस पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब एक क्रिया समाप्त होती है और तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। जो पहली क्रिया जो समाप्त हुई है वो क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसका पहचान का जो नियम है वो ये है कि इसमें कर या करके शब्दों का प्रयोग होता है। किसी भी क्रिया के साथ कर या करके शब्द जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण देखो, वह नहाकर भोजन करेगा। अब नहा कर, तो ये भोजन करने से पहले की क्रिया है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कह दिया। अब कर जहां पे भी आए वहां पे आपको पूर्वकालिक क्रिया कर देनी है। बालक पढ़कर सो गया, कर या करके। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। आप जहां कहीं भी किसी भी क्रिया में देखो कि दो क्रियाएं आ रही है और पहले वाली क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा है, कर शब्द जुड़ा है, तो आप वहां पे आराम से पूर्वकालिक क्रिया करके आओ, बिल्कुल निश्चिंत होके। फिर अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, नाम का पर्यायवाची होती है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, और इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। अब ये तीनों चीजें जब इन तीनों के साथ कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ के और वो क्रिया का रूप धारण करता है, तो वहां होती है नाम धातु क्रिया। हमने पहले पढ़ा था, उसमें थी हमने पढ़े थे धातु, यानी वो क्रियाओं के मूल रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे धातु नहीं होते, यहाँ नाम ही धातु बन जाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण धातु के रूप में प्रयुक्त होता है और उससे फिर क्रिया बनती है। जैसे हाथ, हाथ शब्द से बना हथियाना। बात, बात शब्द से बना बतियाना। गरम, गरम से बना गरमाना। अपना, अपना से क्या बना अपनाना। तो ये सभी संज्ञा रूप है और बाकी के जो बने हैं इनसे हथियाना, बतियाना, गरमाना, अपनाना, ये सभी क्रिया रूप हैं। तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो क्रियाएं बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहेंगे। आपको इसे शब्द को तोड़ के देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से क्रिया का मूल स्वरूप निकल रहा है, धातु निकल रहा है, या फिर कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आ रहा है। फिर है कृदंत। कृदंत अभी बताया मैंने, मूल जो धातु होती है उनके साथ में अलग अलग प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो वो कृदंत क्रियाएं बन जाती है। जैसे चल, चल धातु है, ता प्रत्यय जुड़ा तो चलता बना। लिख धातु है, ना प्रत्यय जुड़ा तो लिखना बना। फिर अगली है सामान्य क्रियाएं। सामान्य, जिसे नाम से पता चल रहा है, सामान्य होती है बिल्कुल, इनमें कोई दो तीन क्रियाएं नहीं होती, कोई भी अलग अलग क्रियाओं से मिलके नहीं बनती। सामान्य क्रियाएं होती है, धातु से बनती है, और खाया, पिया, चला, उठा, बैठा, ये सब क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं एक मुख्य क्रिया होती है, उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए एक सहायक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्रिया है और रहा और है ये सहायक क्रियाएं हैं। वे गए थे, तो गए क्रिया है लेकिन गए से पूर्णता नहीं मिल रही, तो थे शब्द उसमें सहायक क्रिया के रूप में जोड़ा गया है। फिर है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया यानी धातु दोनों की एक ही होती है, लेकिन उसमें से एक शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है और दूसरा उसका विकार क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी। अब लड़ धातु है, लड़ धातु से लड़ाइयां बनी और लड़ी क्रिया बन गई।
दोनों में अलग अलग प्रत्यय जुड़े तो दोनों अलग अलग भाव के साथ प्रकट हो गए। जैसे लड़ाइयाँ, लड़ी। अब अगर और हम देखें तो दौड़, दौड़ मूल है, तो दौड़ से दौड़, दौड़ना, तो ये सजातीय क्रिया का उदाहरण हो गया। अब है काल के आधार पर क्रियाओं के भेद। तो जितने काल होते हैं उतने ही क्रियाओं के भेद होते हैं। तो भूतकालीन कालिक क्रिया, जैसे भूतकाल में जो काम संपन्न हो चुका है वो भूतकालीन क्रिया होगी। राम ने पत्र लिखा, उसने पाठ पढ़ा था। वर्तमान कालिक क्रिया, जो क्रिया चल रही है, राम वह पत्र लिख रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान में चल रही है क्रिया, तो ये प्रेजेंट टेंस वाली हो गई। फिर है भविष्यकालीन, यानी वो क्रिया भी हुई नहीं है, क्रिया आगे होने वाली है। तो वह पत्र लिखेगा, एक तो है पत्र लिखा, एक पत्र लिख रहा है, एक पत्र लिखेगा। तो ये तीनों काल की अलग अलग दशाओं का बोध करा रही है। तो ये क्रियाएं काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं हो गई। अब है यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, तो मैंने पहले भी बताया था, अभी और बता देती हूँ कि क्रिया से पहले, ठीक पहले आपको क्या या किसको प्रश्नसूचक शब्द लगाने हैं और प्रश्न बनाना है। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब कुछ है जो नित्य अकर्मक होती है, जिनके साथ में कभी भी कर्म कभी भी नहीं जुड़ता है, उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हंसना, रोना, सोना, उड़ना, तैरना, दौड़ना, चमकना, ये सभी नित्य अकर्मक क्रियाएं होती हैं। फिर है पूर्वकालिक क्रियाओं का ट्रिक, जिसमें कर या कर के प्रयोग होता है, वो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला जो एक भेद बचा है, अर्थ के आधार पर क्रियाओं के भेद, उसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी वाग्मिता से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।